हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस केमिस्ट्री में ही एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म क्या है? द कर्व विच शोज वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट विद इक्विलिब्रियम प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज नोन एज एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. Basically, it is a graph which gives the variation of extent of adsorption with pressure at constant temperature. Isotherm, थर्म वर्ड जो है टेम्परेचर के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे आपका थर्मामीटर वो भी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज होता है. तो आइसो मीन्स सेम, तो सेम टेम्परेचर पर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और प्रेशर इनका क्या वेरिएशन है, दैट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या द कर्व, आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स वेरिएशन ऑफ अमाउंट ऑफ गैस एडजॉर्ब ऑन द एडजॉर्बेंट. इसको हम एक्स बाई एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन भी कहते हैं. वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर. अब एक्स बाई एम मीन्स इसका क्या मतलब है? अमाउंट ऑफ सब एडजॉर्बेट इन ग्राम एडजॉर्ब पर ग्राम ऑफ एडजॉर्बेंट. 1 ग्राम एडजॉर्बेंट पर कितने ग्राम एडजॉर्बेट एडजॉर्ब है, उसको हम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन कहते हैं. तो एक्स बाई एम वर्सेज प्रेशर एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, इसका जो ग्राफ होगा हमारा उसको हम बोलते हैं एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. अब इसमें हमारे बेसिकली 2 एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, फ्रोनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म और एक है लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म. तो पहले हम इसमें फ्रोनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म लेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो फ्रोनलिच ऑब्जर्व दैट, साइंटिस्ट का नाम है फ्रोनलिच, ही ऑब्जर्व दैट इनिशियली द एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड बियॉन्ड ए प्रेशर दैट इज एट ए हाई प्रेशर एडजॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीज फर्दर. अगर ग्राफिकली मैं दिखाना चाहूँ यहाँ कि इस तरफ आपका एक्स बाई एम है और ये एक्स एक्सिस पर आपका प्रेशर है. तो शुरू में जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, एक्स बाई एम एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रेशर आने के बाद एक्स बाई एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होनी बंद हो जाती है. तब एक्स बाई एम इंक्रीज नहीं होता. तो ये जो मैक्सिमम प्रेशर है जिस पर एडजॉर्प्शन एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इंक्रीज होनी बंद हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर. सैचुरेशन प्रेशर की डेफिनेशन इसमें दी हुई है आपकी, द प्रेशर बियॉन्ड विच द एडजॉर्प्शन डज नॉट इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर. वो प्रेशर जिसके बाद एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेशर बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होता, उसको हम बोलते हैं सैचुरेशन प्रेशर. तो ये फ्रोनलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की जो ऑब्जर्वेशन है कि जब प्रेशर लो होता है, एक्स बाई एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा एक्स बाई एम की वैल्यू भी इंक्रीज होगी. लेकिन एक पार्टिकुलर प्रेशर के बाद, सैचुरेशन प्रेशर के बाद एक्स बाई एम की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती. तो आपका फ्रोनलिच प्लॉटेड डिफरेंस आइसोथर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. अलग अलग टेम्परेचर पर आइसोथर्म, जैसे कि 300 केल्विन पे एक ग्राफ बना के देखा, 350 केल्विन पे ग्राफ बना के देख लिया, 325 पे ग्राफ बना के देख लिया. इस तरह से डिफरेंट टेम्परेचर्स पे टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख के प्रेशर को बढ़ाया और एक्स बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट की. द रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट एडजॉर्ब एक्स बाई एम एंड द इक्विलिब्रियम प्रेशर कैन बी ऑब्टेन्ड एज, अगर लो प्रेशर है देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1. एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1. लेकिन अगर प्रेशर हाई हो जाता है, ये हाई प्रेशर पे एक्स बाई एम जो है वो पी की पावर 0 हो जाती है. एक्स बाई एम एट लो प्रेशर, एक्स बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, पी की पावर 1, या एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू पी की पावर 1. और अगर आपका प्रेशर हो जाता है हाई, तो एक्स बाई एम बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू, मीन्स एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0. उस पर आप डिपेंड नहीं करता. हाई प्रेशर पे, लो प्रेशर पे डिपेंड करता है, पावर 1 होगी, हाई प्रेशर पे पावर 0 होगी. तो अगर प्रेशर मॉडरेट हो
इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ प्रेशर, तो जो पावर होगी वो 0 और 1 के बीच में आएगी। इस तरह से 1/n फ्रैक्शंस में आएगी आपकी वैल्यू। तो एट इन द इंटरमीडिएट रेंज ऑफ x/m, intermediate range of pressure x/m will depends on between p की पावर 1 and p की पावर 0, that is fractions। तो x/m is proportional to p की पावर 1/n, या x/m is equal to k into p की पावर 1/n, where n is an integer and k are the constant depending upon the nature of adsorbate and adsorbent. This relationship was originally put forward by Freundlich and is known as Freundlich adsorption isotherm। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम बोलते हैं फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। बड़ी सिंपल सी रिलेशनशिप है। पहले फ्रॉन्लिच ऑब्जर्व दैट कि एट हाई प्रेशर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1, एट लो प्रेशर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 0, एट इंटरमीडिएट प्रेशर x/m इज प्रोपोर्शनल टू p की पावर 1/n, 0 और 1 के बीच में। अगर हम इसको वैलिडिटी इसकी चेक करते हैं या हम इसमें कांस्टेंट और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें टेकिंग log ऑन बोथ साइड, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p हो जाएगा। ये आपका पावर आ जाएगी आगे 1/n log p, log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log p। तो इसमें अगर हम log p वर्सेज log x/m का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, log x/m वर्सेज log p, x एक्सिस पे log p, y एक्सिस पे x/m, तो 1/n जो है वो स्लोप आएगा, log के इंटरसेप्ट होगा और एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन है ये आपकी, जस्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो उसमें आपका m हो जाएगा स्लोप, यहाँ पर 1/n हो जाएगा स्लोप, और जो आपका log k है वो आपका हो जाएगा इंटरसेप्ट। तो इस तरह से वैलिडिटी भी प्रूव की जा सकती है, या फिर ये कहीं किसी कांस्टेंट और n की वैल्यू भी कैलकुलेट की जा सकती है। ये हमारा फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसके लिमिटेशंस हैं, इट इज़ वैलिड ओवर ए सर्टेन रेंज ऑफ प्रेशर ओनली, द कांस्टेंट k एंड p वेरीज विद टेम्परेचर, एंड फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन इक्वेशन इज प्योरली एम्पेरिकल फार्मूला विदाउट थ्योरेटिकल फाउंडेशंस। कोई थ्योरेटिकल फाउंडेशन नहीं, सिर्फ एम्पेरिकल एक फार्मूला है। k और n की वैल्यू चेंज होती है टेम्परेचर के साथ, एंड इट इज़ वैलिड ओवर ए रेंज ऑफ प्रेशर ओनली। तो ये फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है हमारा। इसके बाद हमारा इसमें फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म की जो इक्वेशन है ये सॉल्यूशंस में भी एप्लीकेबल है। सॉल्यूशन के अंदर x/m इज इक्वल टू k इंटू c की पावर 1/n हो जाएगा, ना कि p की पावर 1/n। सॉल्यूशन है तो कंसंट्रेशन होगा, c मीन्स कंसंट्रेशन, और अगर गैसेज हैं तो प्रेशर होगा। बस इतना ही फर्क है कि दिस इक्वेशन इज आल्सो एप्लीकेबल इन सॉल्यूशंस आल्सो। x/m इज इक्वल टू k इंटू c की पावर 1/n हो जाएगा सॉल्यूशंस के लिए। और आपका अगर वैलिडिटी चेक करोगे k या n की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यही इक्वेशन log x/m इज इक्वल टू log k प्लस 1/n log c, उसमें आपका log c वर्सेज log x/m का ग्राफ होगा, और log के इंटरसेप्ट और 1/n स्लोप होगा। वही चीज़ आएंगी इसमें भी आपकी। तो ये आपका फ्रॉन्लिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म है। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो है लैंगम्यूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। इसमें पहले हमारी कुछ एजम्पशंस हैं, जो उसके एजम्पशंस हैं उसके फिर जो मेन पॉइंट्स बनते हैं वो हैं, देखिए जरा। एब्जॉर्प्शन कुड टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड ओनली टिल द होल सरफेस वाज कंप्लीटली कवर्ड। ये आपकी बेसिकली केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए। अब केमिकल एब्जॉर्प्शन आपको बताया था कि यूनिमोलिकुलर लेयर होती है, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन जो हम करते हैं, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है सिंगल लेयर का होता है। फ्रॉन्लिच फिजिकल के लिए होता है, ये केमिकल एब्जॉर्प्शन के लिए लैंग्वेज। अब मोनो मोलिकुलर लेयर ही इसमें बनती है, तो जब तक एक कंप्लीट लेयर नहीं होती तब तक एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे ही फुल्ली सरफेस एरिया कवर हो जाता है एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है, रुक जाएगा। तो एब्जॉर्प्शन को टेक प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड ओनली टिल द होल सरफेस वाज कंप्लीटली कवर्ड विद यूनिमोलिकुलर लेयर ऑफ द गैस। एब्जॉर्प्शन कंसिस्ट ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन एज वेल एज इवोपोरेशन। तो इवोपोरेशन मतलब डिजॉर्प्शन आपका, या कंडेंसेशन मतलब एब्जॉर्प्शन है। द रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर ऑफ द गैस। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा कंडेंसेशन मतलब एब्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। रेट ऑफ कंडेंसेशन डिपेंड्स अपॉन द अनकवर्ड सरफेस एरिया फॉर
कंडेंसेशन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन डिपेंड्स ऑन द कवर्ड सरफेस एरिया। तो ये इसमें मेन थोड़ा सी बात याद रखने की है। तो देखिए जैसे सपोज कीजिए ये आपका कोई सरफेस है जिस पर एडजॉर्प्शन होना है, दिस इज कवर्ड एरिया, दिस इज अनकवर्ड एरिया, दिस इज कवर्ड एरिया जहाँ पर एडजॉर्प्शन हो चुका है। यहाँ एडजॉर्प्शन हो चुका है, इतने में ये जो हिस्सा ये अभी अनकवर्ड है जिसमें अभी कवर नहीं हुआ है, और ये गैस है। पहली बात, गैस का प्रेशर जितना ज़्यादा होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होगा। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। सेकेंडली इसमें आता है आपका अनकवर्ड एरिया। जितना अनकवर्ड एरिया बचता है एडजॉर्प्शन वहीं पर ही हो पाएगा, क्योंकि जो ऑलरेडी कवर्ड है एक लेयर बननी है तो कवर्ड एरिया में एडजॉर्प्शन नहीं हो पाएगा, अनकवर्ड एरिया में ही एडजॉर्प्शन होगा। तो जितना ज़्यादा अनकवर्ड एरिया होगा उतना ही एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन ज़्यादा होगा, और जितना कवर्ड एरिया यहाँ से होगा डिजॉर्प्शन। तो जितना ज़्यादा ये कवर्ड एरिया होगा इसमें से डिजॉर्प्शन होना शुरू हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो डिजॉर्प्शन डिपेंड करती है कवर्ड एरिया पर और एडजॉर्प्शन डिपेंड करता है अनकवर्ड एरिया पर और उसके साथ साथ प्रेशर पे। तो दिस रिलेशनशिप डिड्यूस बाय लैंगम्यूर एज फॉलोज। अब ये जिसमें कुछ पॉइंट्स थे इसके, अब कैसे एडजॉर्प्शन आइसोथर्म वो जो रिलेशनशिप है वो कैसे ड्राइव की गई। सपोज एट एनी पॉइंट द फ्रैक्शन ऑफ द सरफेस कवर्ड बाय द एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल इज थीटा। ये कवर्ड एरिया होगा आपका, मान लीजिए कवर्ड एरिया थीटा है तो अनकवर्ड हो जाएगा 1 माइनस थीटा। अगर आपका कंप्लीट एरिया ये आपका 1 है, थीटा एरिया इसमें कवर्ड है तो ये हो जाएगा 1 माइनस थीटा जो कि अनकवर्ड हो गया। तो फ्रैक्शन ऑफ सरफेस बेस एंड अवेलेबल फॉर एडजॉर्प्शन इज 1 माइनस थीटा जो कि अनकवर्ड हो गया। प्रेशर मान लीजिए उस पर आपका एट एनी टाइम है P। तो अकॉर्डिंग टू लैंगम्यूर रेट ऑफ एडजॉर्प्शन या कंडेंसेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनकवर्ड एरिया 1 माइनस थीटा एंड प्रेशर, या फिर इसको हम कहेंगे कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू K1 1 माइनस थीटा P। ये आपका जो रेट ऑफ एडजॉर्प्शन है, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पहली बात अनकवर्ड एरिया पे और दूसरा प्रेशर पे, या इसको हम कहेंगे रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू K इंटू 1 माइनस थीटा इंटू P। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन या इवोपोरेशन जिसको हम बोलते हैं वो डिपेंड करती है कवर्ड एरिया पर। रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। जितना कवर्ड एरिया ज़्यादा होगा वहाँ से डिजॉर्प्शन उतना ज़्यादा होगा, तो कुल मिलाकर इट में भी इक्वल टू K इंटू थीटा। तो ये हो गया हमारी रेट ऑफ डिजॉर्प्शन और ये होगी रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। लेकिन जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है टू अपोजिंग प्रोसेस प्रोसीड विद इक्वल रेट, मतलब रेट ऑफ एडजॉर्प्शन और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन दोनों इक्वल होंगी। तो ये हमने दोनों की इक्वल कर दिया। ये हमारे K1 1 माइनस थीटा P, ये हमारा तो ये हमारा आ गया यहाँ पर K1 1 माइनस थीटा P इज इक्वल टू K2P। और इसमें अगर हम यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमारी ओवरऑल जो इक्वेशन आ जाएगी ये आ जाएगी K1P माइनस K1 थीटा P इज इक्वल टू K2 थीटा। ये वाली इक्वेशन मैंने P को भी ब्रैकेट के अंदर ले लिया। अब थीटा को हम दोनों को एक तरफ लेते हैं, इट विल बी K1P इज इक्वल टू K2 थीटा प्लस ये वैल्यू इस तरफ आगे हो जाएगी K1 थीटा P। थीटा इसमें कॉमन आ जाएगा, K2 प्लस K1P इज इक्वल टू K1P और उसमें थीटा विल बी इक्वल टू K1P डिवाइड बाई K2 प्लस K1P। ये वाली हमारी इक्वेशन आ जाती है, थीटा इज इक्वल टू K1P अपॉन K2 प्लस K1P। ये आपका K इक्वल टू है जो कि क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू K1P अपॉन K2
प्लस K1P। अगर इसमें पूरी इक्वेशन को K2 से डिवाइड कर देता हूँ तो हमारा हो जाएगा थीटा इजक्वल टू K1/K2P डिवाइड बाई, नीचे K2 है तो K2/K2 प्लस K1/K2P। हमने पूरे को K2 से डिवाइड कर दिया, इस इक्वेशन में हमने पूरे को K2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा हो जाएगा K1/K2, K1/K2, K2/K2 हो जाएगा हमारा 1/K1/K2P। और उसमें K1 और K2 दोनों ही कांस्टेंट है, तो K1/K2 को एक कांस्टेंट मान लिया हमने B, BP/1 प्लस BP, वेयर B इज अनदर कांस्टेंट। अब सपोज कीजिए आपका, नाउ द गैस मोलिक्यूल्स आर assumed to form a layer 1 molecule thick on the surface. The gas adsorbed per unit area or per gram of the adsorbent must obviously be proportional to the surface covered. गैस एडजॉर्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया कवर्ड। ज़्यादा एरिया कवर हो चुका है मतलब ज़्यादा गैस एडजॉर्ब हो चुकी है, कम एरिया कवर्ड हुआ तो इसका मतलब अभी कम गैस एडजॉर्ब हुई है, मतलब x/m इज डायरेक्ट एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, जैसे कि यहाँ दिया गया, या फिर इट इज इक्वल टू K3 थीटा। तो x/m इज इक्वल टू K3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर ये निकाली थी, ये हमारी थीटा की वैल्यू आई थी, इस थीटा की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट कर दी, x/m इज इक्वल टू K3 BP/1 प्लस BP। x/m इज इक्वल टू K3 इंटू थीटा, थीटा की वैल्यू BP/1 प्लस BP हमने रख दी। अब यहाँ K3 और B ये दोनों भी कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम रख देते हैं एक अनदर कांस्टेंट A। तो कुल मिलाकर हमारी इक्वेशन आ जाएगी x/m इज इक्वल टू AP/1 प्लस BP। तो ये हमारा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है, ये जो इक्वेशन है ये लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की इक्वेशन है, और K3 भी इक्वल टू ए कांस्टेंट है। दिस इक्वेशन इज द कांस्टेंट। In this equation, the constant A and B depends upon the nature of the gas adsorbed and the nature of the solid adsorbent and the temperature। और A और B की जो कांस्टेंट उनकी वैल्यू डिपेंड करती है टेम्परेचर पे या नेचर पे। तो ये हमारा लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म है। यहाँ से आपको लेना है कि रेट ऑफ एडजॉर्प्शन जो है डिपेंड डायरेक्टली अपोज टू अनकवर्ड एरिया एंड प्रेशर, और रेट ऑफ डिजॉर्प्शन इज डायरेक्टली अपोज टू थीटा। तो ये आपका रेट ऑफ एडजॉर्प्शन हो गई, इसमें कांस्टेंट आ गया K1 माइनस थीटा P, और ये आपकी K2 थीटा हो गई रेट ऑफ डिजॉर्प्शन। एट इक्विलिब्रियम दोनों इक्वल होंगे, दोनों इक्वल से हमने ये चीज़ ड्राइव करनी है, और बाद में क्योंकि हमारा x/m है डायरेक्टली इक्वल टू थीटा होता है कवर्ड एरिया, तो वहाँ K3 है, थीटा की वैल्यू पुट कर दी जाएगी और आपकी लैंगम्यूर एडजॉर्प्शन आइसोथर्म आ जाएगा। इसकी भी अगर हमें वैलिडिटी चेक करनी है तो ग्राफिकल मेथड से उसकी वैलिडिटी चेक कर सकते हैं हम। उससे पहले इसमें कुछ केसेस हैं, जैसे हमने फ्रॉन्डलिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म में किया था कि लो प्रेशर पे क्या है, हाई प्रेशर पे क्या है, वही तीनों केस हम यहाँ पर भी लेते हैं, लो प्रेशर, हाई प्रेशर के और मॉडरेट के। पहला केस लेते हैं हम, व्हेन प्रेशर ऑफ द गैस इज वेरी लो, जब प्रेशर काफ़ी लो होगा तो जो हमारी इक्वेशन है लैंगम्यूर की x/m इज इक्वल टू AP/1 प्लस BP। B कांस्टेंट है, वैल्यू बहुत कम होती है। अब प्रेशर भी काफ़ी कम होगा तो ये वैल्यू आपकी नेग्लिजिबल हो जाएगी, ये वैल्यू नेग्लिजिबल हो गई तो आपका x/m जो है वो आ गया AP, मतलब x/m इज डायरेक्टली इक्वल्स टू P⁻1। लो प्रेशर पे यही लैंगम्यूर ने फ्रॉन्डलिच ने बताया था कि लो प्रेशर पे x/m P⁻1 पे डिपेंड करता है, तो हमारा लो प्रेशर पे यहाँ पर भी वही जाता है, x/m इज डायरेक्टली इक्वल्स टू P⁻1। तो ये तो लो पहला केस था एट लो प्रेशर। प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो तो व्हेन प्रेशर इज वेरी लार्ज BP बिकम्स लार्ज इनफ एंड 1 बिकम नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू BP। अब क्या है आपका, फिर वही इक्वेशन ले रहा हूँ मैं, x/m इज इक्वल टू AP/1 प्लस BP, 1 प्लस BP। अब यहाँ क्या आपका प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, अब ये वैल्यू ज़्यादा होगी तो अब ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो हमारा जाएगा x/m इज इक्वल टू AP/BP, वहाँ P से P कैंसिल हो जाएगा और x/m बिकम्स इक्वल टू A/B, मतलब कांस्टेंट। अब यहाँ x/m प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता,
तो हाई प्रेशर पे एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 0, लो प्रेशर पे एक्स बाई एम इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1। तो फ्रॉन्डलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म के केस भी इस लैंग्वेज से ड्राइव होते हैं। फिर तीसरा आ जाता है इंटरमीडिएट प्रेशर का। इंटरमीडिएट प्रेशर पे एट लो प्रेशर, एट इंटरमीडिएट प्रेशर वी नो दैट एट लो प्रेशर इक्वेशन 6 इज एक्स बाई एम इज की पावर 1, एट हाई प्रेशर इट इज एक्स बाई एम इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो एट मॉडरेट प्रेशर एब्जॉर्प्शन लैंग्वेज एब्जॉर्प्शन इक्वेशन बिकम्स इक्वल टू एक्स बाई एम इज इक्वल टू पी की पावर 1 बाई एन। फिर वही चीज़ आ जाती है आपकी, तो लो प्रेशर पे पावर 1 रहेगी, हाई प्रेशर पे पावर 0 रहेगी। तो डिफरेंट केसेस हम यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये है आपका वेरिफिकेशन बाय इक्वेशन। तो एक्स बाई एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी, ये हमारी लैंग्वेज आइसोथर्म है, इसको ज़रा इन्वर्स कर दीजिए। तो एम बाई एक्स इज इक्वल टू वन प्लस बी पी अपॉन ए पी हो गया। इसमें आपका यहाँ से देखिए ज़रा, एम अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए पी, मैं अलग अलग लिख रहा हूँ, 1 बाई ए पी प्लस बी पी अपॉन ए पी। इस इक्वेशन को 1 प्लस बी पी अपॉन ए पी होल डिवाइडेड बाई ए पी है, 1 प्लस बी पी होल डिवाइडेड बाई ए पी। तो इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, 1 प्लस ए पी अलग लिख दिया, प्लस बी पी अपॉन ए पी अलग लिख दिया। तो इसमें पी से ए पी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एम बाई एक्स इक्वल टू 1 बाई ए पी प्लस बी ए। तो यहाँ अगर मैं एम बाई एक्स वर्सेज 1 बाई पी का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, ये एम बाई एक्स वर्सेज 1 बाई पी, ये अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाए वाई एक्सिस पर, एम बाई एक्स सॉरी एम बाई एक्स और ये एक्स एक्सिस पर 1 बाई पी, तो जो लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन आएगी, स्लोप होगा 1 बाई ए और जो इंटरसेप्ट होगा वो होगा आपका बी अपॉन ए। तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आती है, तो ये इक्वेशन भी वैलिड प्रूव होती है। ये व्हेन वी प्लॉट m by x versus 1 by p, a straight line is obtained with a slope 1 by a and intercept b upon a। तो इस तरह से आपकी दो एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। इसमें खासकर आपका फ्रॉन्डलिच एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये दोनों एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म होने के बाद इसमें 2-3 छोटे छोटे टॉपिक और हैं, उनको भी आज कर लेते हैं। उसके बाद हमारा एब्जॉर्प्शन पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला है एब्जॉर्प्शन आइसोबार, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको। जैसे आपका आइसोथर्म होता है, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच गिव्स वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। ये है आपका कर्व, द कर्व विच गिव्स शोज द वेरिएशन ऑफ एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। यहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर चेंज होगा, उसका ग्राफ कैलकुलेट किया जाता है एक्स बाई एम वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर कांस्टेंट रखा जाएगा। जबकि हमारा आइसोबार क्या था, एक्स बाई एम वर्सेस प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया था। तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट था, वो इसको आइसोथर्म बोलते हैं। और इस ग्राफ में प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसको हम आइसोबार बोलते हैं। तो एब्जॉर्प्शन आइसोबार, the curve which shows the variation of amount of gas of adsorb on adsorbent with temperature at constant pressure is known as adsorption isobar। दोनों एड्जॉर्प्शन आइसोबार फिजिकल एड्जॉर्प्शन और केमिकल एड्जॉर्प्शन के लिए हम आपको बता चुके हैं। टेम्परेचर वेरिएशन के साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा फिजिकल एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है, केमिकल एड्जॉर्प्शन पहले इंक्रीज होकर फिर डिक्रीज होता है। इस पर क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं। उसके बाद आपका इसमें एक्टिवेशन ऑफ एड्जॉर्बेंट मीन्स इंक्रीजिंग द एबिलिटी ऑफ एड्जॉर्बेंट for adsorption। activation of adsorbent mean increasing the absorbing power of adsorbent। जो adsorbent है उसकी adsorption power को increase करना, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन ऑफ adsorbent। एक तरह से हम इसमें adsorbent को एक्टिवेट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा एड्जॉर्ब कर पाए। और वो कैसे एक्टिवेट किया जा सकता है, पहला बाय इंक्रीजिंग इफेक्टिव सरफेस एरिया। जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन उतना ही ज़्यादा होता है, तो हम सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं एड्जॉर्बेंट का। और सरफेस एरिया इंक्रीज किया जाता है बाई स्कर्बिंग, जोर करो, या बाय ब्रोकन इनटू पीसेस। जितने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करोगे उतना सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट, सरफेस एरिया कैन बी इंक्रीज बाय स्कर्बिंग और डिवाइडिंग द एड्जॉर्बेंट इनटू स्मॉलर पीस और by electrode depositions। Not very fine powder of adsorbent decrease the adsorption power because it may not
हैव सफिशिएंट स्पेस टू अकोमोडेट द एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं करना है, लेकिन अगर उसको आप टुकड़ों में तोड़ देते हो तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से एडजॉर्प्शन इंक्रीज होगा, एडजॉर्बेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है। दूसरा, बाय हीटिंग इन वैक्यूम। वैक्यूम में जो आप हीट करोगे तो जो ऑलरेडी एडजॉर्बेट्स हैं वो निकल जाएंगे, तो सरफेस एरिया फॉर एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। व्हेन हीटेड इन वैक्यूम ऑलरेडी एडजॉर्ब गैसेज आर रिमूव्ड, तो उससे भी हमारा एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट होता है। तो दो ये छोटे छोटे टॉपिक थे, एडजॉर्प्शन आइसोबार एंड एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट क्या होता है, तो इंक्रीजिंग द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ एडजॉर्बेंट इज कॉल्ड एडजॉर्प्शन, एक्टिवेशन ऑफ एडजॉर्बेंट। और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, नंबर 1 बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, एंड नंबर 2 बाय हीटिंग इन वैक्यूम। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक इसके अंदर आपका टॉपिक है कम्पिटिटिव एडजॉर्प्शन। व्हेन एन एडजॉर्बेट इज इन कॉन्टैक्ट विद वन more than one species, then a gas that is more strongly adsorbed gets deposited first in the preference of the other। मेन बात वही है कम्पिटिटिव, जहाँ कंपटीशन हो। अगर एड्जॉर्बेंट के पास दो या दो से ज़्यादा गैसेज आ जाती हैं तो उनमें से एक जो स्ट्रांग एड्जॉर्बेट होगा वो पहले एड्जॉर्ब होगा, दूसरे को एड्जॉर्ब नहीं होने देगा। अब वहाँ उन दोनों के बीच में कंपटीशन हो जाता है कि पहले कौन एड्जॉर्ब हो, तो जो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट है पहले वो एड्जॉर्ब होता है, दूसरा बाद में। आल्सो ए स्ट्रॉन्गली एड्जॉर्बेट सब्सटेंस मे डिस्प्लेस ए वीकली एड्जॉर्बेट सब्सटेंस। अगर उस पर ऑलरेडी वीक एड्जॉर्ब है एड्जॉर्बेंट पर, तो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट आ जाए तो वीक को हटाकर खुद एड्जॉर्ब हो सकता है, मतलब उसको डिस्प्लेस भी कर सकता है। तो कंपटीशन जहाँ पर हो जाए, मतलब जहाँ दो या दो से ज़्यादा एड्जॉर्बेट आ जाते हैं, वहाँ जो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट होगा वो एड्जॉर्ब होगा, जो वीक एड्जॉर्बेट होगा वो एड्जॉर्ब नहीं होगा। ये आपके कम्पिटिटिव एग्जाम की तरह ही है। अगर एक वैकेंसी पर दो कैंडिडेट आ जाते हैं तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा, रिटर्न में इंटरव्यू में उसका जज किया जाता है, जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होगा उसको सीट जो मिल जाएगी, जो वीक होगा उसको नहीं मिलेगी। तो वही बात यहाँ पर है, अगर आपका एड्जॉर्बेंट है, दो एड्जॉर्बेट आ जाते हैं तो उसमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एड्जॉर्ब होगा, वीक एड्जॉर्ब नहीं होगा। और अगर वीक उस पर ऑलरेडी एड्जॉर्ब है तब भी स्ट्रॉन्ग उसको डिस्प्लेस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑन द सरफेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल गैस सच एज ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा आर ऑलरेडी एब्जॉर्ब। चारकोल है, एक्टिवेटेड चारकोल, वुड चारकोल होता है जैसे आपका, प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग वुड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ वुड इन एब्सेंस ऑफ एयर। तो चारकोल के ऊपर अगर ऑलरेडी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑलरेडी एब्जॉर्ब हो, कोई बात नहीं, लेकिन जब उसको दैट चारकोल कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉइजनस गैसेज, अगर सपोज कीजिए आपका चारकोल है, चारकोल के ऊपर ऑक्सीजन गैस एब्जॉर्ब है पहले से ही, ऑक्सीजन आपकी वीक एब्जॉर्बेट है, ध्यान रखना। व्हेन दिस चारकोल कम इन कॉन्टैक्ट विद पॉइजनस गैसेज लाइक मीथेन, कार्बन मोनोक्साइड, अगर इस तरह की गैसेज के कॉन्टैक्ट में आएगा तो दिस गैस विल डिस्प्लेस द ऑक्सीजन। ये गैसेज जो पॉइजनस गैस है, कार्बन मोनोक्साइड, ये एब्जॉर्ब हो जाएगी और ऑक्सीजन को रिलीज कर देगी। विच आर स्ट्रांगली एब्जॉर्बेट, oxygen and nitrogen get displaced. If a mixture of gases is allowed to adsorb on the particular adsorbent, the strongly adsorbable adsorbate adsorb to a great extent, then its partial pressure indicates. For example, moisture though present in small proportion in air is strongly adsorbed बाय सिलिका जेल। सिलिका जेल जो आपके जूते जब आप नए लेके आते हो तो उसमें एक छोटी सी पुड़िया रखी होती है सिलिका जेल की, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती है। चारकोल एब्जॉर्ब पॉइजनस गैसेज इवन दो दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल कंसंट्रेशन इन एयर। अगर पॉइजनस गैस एयर में थोड़ी सी भी होगी तो चारकोल उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एक कम्पिटिटिव एब्जॉर्प्शन है जहाँ पर एक एड्जॉर्बेंट के पास दो या दो से ज़्यादा एड्जॉर्बेट आ जाते हैं, तो जो स्ट्रॉन्ग एड्जॉर्बेट होगा वो एड्जॉर्ब होगा, और अगर वीक एड्जॉर्बेट ऑलरेडी एड्जॉर्ब है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। और जो आपके गैस मास्क होते हैं वो इसी कम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन पर ही बेस्ड होते हैं। जो आपकी क्रोमेटोग्राफी है वो भी कम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन पर ही बेस्ड है। तो कम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन के यूटिलाइजेशन लिखे हुए हैं, एड्जॉर्प्शन, chromatography, gas mask, mixture of noble gas can be separated by using coconut charcoal by maintaining different temperature। तो ये आपके कम्पिटिटिव एड्जॉर्प्शन है। ये आपका एड्जॉर्प्शन कंप्लीट है, बस इसके अंदर रह जाती है आपकी एप्लीकेशन ऑफ एड्जॉर्प्शंस।
तो एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इन प्रिजर्विंग वैक्यूम अगर क्रिएट करना है, सपोज को ये उसके अंदर किसी रूम के अंदर आपको वैक्यूम क्रिएट करना है तो वहाँ पर एडजॉर्बेंट रख दिया जाता है। वो एडजॉर्बेंट या किसी कंटेनर में भी आपको अगर वैक्यूम क्रिएट करना है तो एडजॉर्बेंट रख दिया जाता है। एडजॉर्बेंट उस कंटेनर के अंदर की गैस को एडजॉर्ब कर लेगा और कंटेनर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वैक्यूम क्रिएट करने में एब्जॉर्प्शन की एप्लीकेशन होगी। गैस मास्क में मैंने बताया कि जैसे गैस मास्क लेते हैं उसके ऊपर ऑक्सीजन या नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर दी जाती है। अगर किसी पुराने कुएं के अंदर मजदूर को सफाई करने के लिए जाना पड़ता है, कई बार आपने महसूस किया होगा कि ऑब्जर्व भी किया होगा कि मजदूर अंदर जहरीली गैस की वजह से मर जाते हैं, तो गैस मास्क लगाकर उनको अंदर भेजा जाता है। पॉइजनस गैस उस मास्क के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाती हैं और जो उस पर ऑलरेडी ऑक्सीजन गैस थी वो रिलीज होकर सांस के द्वारा शरीर के अंदर जाती है। तो इस तरह से गैस मास्क में भी इसी कंपेटिटिव एब्जॉर्प्शन का जैसे मैंने कहा था यूज होता है। तो एब्जॉर्प्शन इज आल्सो यूज्ड इन गैस मास्क। एक्टिवेटेड चारकोल इज यूज्ड एज गैस मास्क टू रिमूव पॉइजनस गैसेस एज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मीथेन। क्लैरिफिकेशन ऑफ शुगर जब प्रिपेयर की जाती है तो उसके अंदर काफ़ी सारी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो बोन चारकोल इसमें से स्टिर किया जाता है, तो वो बोन चारकोल सभी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करके शुगर को डीकलराइज कर देता है। इसलिए आपके जो शुगर के क्रिस्टल्स होते हैं बिल्कुल वाइट कलर के होते हैं, उसके अंदर कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल वाइट चमकते हैं वो, क्योंकि जितनी भी कलर्ड इम्प्योरिटीज़ थी वो बोन चारकोल से रिमूव कर दी जाती हैं एब्जॉर्प्शन के द्वारा। एनिमल चारकोल भी बोलते हैं उसको। बोन्स हड्डियों से बनाया जाता है, हड्डियों की स्ट्रॉन्ग हीटिंग से। इन कैटालिसिस द एक्शन ऑफ सर्टेन सॉलिड्स एज कैटलिस्ट इज बेस्ट एक्सप्लेन इन द टर्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। आगे आपकी एब्जॉर्प्शन कैटालिसिस थ्योरी आनी है तो उसमें भी एक्सप्लेन किया जाता है कि एब्जॉर्ब करके ही रेट ऑफ रिएक्शन को कैटलाइज किया जाता है और उस थ्योरी को एब्जॉर्प्शन थ्योरी कहा जाता है। पेंट इंडस्ट्रीज इन पेंट शुड नॉट कंटेन एनी डिजोल्व्ड गैस एज अदरवाइज द पेंट डज नॉट एडहियर well to the surface of the surface to be painted. In adsorption indicators various dyes, जो आपकी डाई होती है कलर्स, वो भी एड्जॉर्ब ही होती है। various dyes which of their use to adsorption have been introduced as indicator particularly in precipitation titrations. In softening of hard water the use of ion exchanger of softening of hard water, ion exchanger मेथड हमने आप 11th में किया था हार्ड वाटर की हार्ड वाटर हार्डनेस को रिमूव करने के लिए। इट इज़ आल्सो बेस्ड ऑन एड्जॉर्प्शन, ये कैटायन और एनायन को अपने ऊपर एड्जॉर्ब करता है। तो हार्ड वाटर इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ कंपीटिंग एड्जॉर्प्शन जस्ट एज इन क्रोमेटोग्राफी। तो इसकी कुछ एप्लीकेशंस हैं। ये आपका एड्जॉर्प्शन पोर्शन आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसका सेकेंड पोर्शन कोलाइडल सॉल्यूशंस का लेकर चलेंगे। थैंक यू।